नमस्कार, वेलकम टू सोल स्टडी। आज हम लोग जो है मैथ का क्लासेस देखेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा तो यहाँ पर देखेंगे यह मैथ के क्लासेस जो है अपलोडेड है और साथ में यहाँ पर जो है मैथ ये जो सवाल है इसमें से जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ये सभी इम्पॉर्टेंट है। कैसे है तो देखो, सीजी व्यापम के जितने भी पेपर हुए हैं उसका पिछले साल का और अन्य अलग अलग स्टेट से जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का मैं क्वेश्चन का जो है एक साथ आपको लाया हूँ। और जो पेपर की बात सॉल्व कर रहा है तो देखिए, पेपर को मैं अलग स्पेसिफिक सॉल्व करूँगा और उसमें से जो जो क्वेश्चन लिया हूँ वो जैसे आप हल कर लोगे, फिर पेपर को हल करोगे तो बहुत ही स्पीड तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा और दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को लिया हूँ और जो है बना के आप सबको टॉपिक वाइज लिया हूँ क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात होती है हमें टॉपिक वाइज और टाइप वाइज समझना जरूरी होता है। मैथ में अगर रैंडम आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो रैंडम सॉल्व करेंगे, हो पाएगा, होगा, नहीं होगा, फिर भूल जाएंगे उसको। अगर टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ेंगे तो आपको जो है क्लियर रहेगा टॉपिक, यहाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इतने टाइप हैं इसके अंतर्गत और ऐसे आप सॉल्व किए हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको जो है इस टाइप से क्वेश्चन लाया हूँ टाइप वाइज। ठीक है, इंग्लिश का भी क्लासेस जो है अपलोडेड है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग मैथ के क्लासेस को देखते हैं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा सभी लोग और ग्रुप में भी जुड़ जाना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, यदि मैं होमवर्क दिया था इसको आप लोग बना लिए होंगे शायद तक, कई लोग तो इग्नोर किए होंगे। तो चलो देखते हैं, इसके बारे में बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है 4800 के 40% का 25% का मान क्या होगा। 40% का 25% का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो सबसे पहले सिंपल है, यहाँ पर 4800 का पूछ रहा है तो यहाँ पर 4800 हम लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम ऐसे के मतलब का मतलब गुणा होता है तो गुणा डाल देंगे। 40 हम लिख देंगे, 40 के नीचे 100 लिखेंगे क्योंकि यहाँ परसेंटेज है, नीचे यहाँ परसेंटेज हटा के यहाँ नीचे 100 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है 25 है तो 25 को भी हम उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर देखो 0 से 0 ये कट गया, दोनों 0। ठीक है, और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया ये। ठीक है, और यहाँ पर 2 5 10, यहाँ पर 5 5 25 हो गया, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर जो चीज़ बचा उसको हम गुणा कर देंगे। देखो क्या क्या बचा हुआ है, तो 5 दूनी 10 इधर बचा है और इधर आपका जो है 48 बचा हुआ है। तो गुणा किए तो कितना आ गया, 480 बचा है। तो 480 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 480। ठीक है, तो ये शुरू लग रहा होगा कठिन है, लेकिन देखो एकदम ईजिली जो है यहाँ पर बन गया। ठीक है, और भी हम इस रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और आगे हम लोग अगले टॉपिक को भी देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 30 नंबर है। इसको आप बनाइएगा, वीडियो को एक बार रोक के आप जो है खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। जैसे आप एक सवाल 2 सवाल बनाएंगे तो आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा, आपको सवाल बनने लगेगा तो आपको मज़ा भी आएगा। देखो, किसी भी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी, यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम उस संख्या को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, वो संख्या क्या होगी, x मान लेते हैं हम उसको। ठीक है, x मान लिए। अब जो है x का उस संख्या का बोल रहा है 16%, किसी संख्या का बोल रहा है ना, तो 16 यहाँ पर x का, तो मतलब x गुणे हम उस संख्या का मान रख देंगे, 16% है तो 16 बटे हम 100 लिख देंगे। ऐसे परसेंटेज के नीचे यहाँ पर 100 लिख देंगे। बराबर किसके बराबर है, 480 के बराबर है। ठीक है, अब बोल रहा है 480 के 2% के बराबर है। इसका भी जो है गुणे जो है 2% है, 20% है तो 20% के जो बराबर है। ऐसे ऐसे आपका जो हो गया। अब यहाँ पर आपका कैलकुलेशन कर लेना है। कैसे, x का मैं यहाँ पर मान रख दोगे, बराबर ये 480 है और गुणा हो जाएगा 20, ये दोनों एक साथ, और 100 जो है यहाँ पर चला जाएगा इसके साथ, 16 के साथ। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। फिर इस पर कैलकुलेशन किए होंगे तो आप यहाँ पर देखिए 480 हो जाएगा, ये गुणा में आपका 20 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, और 16 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 100 ये 100 कट जाएगा आपस में, नीचे जो बराबर में कट जाता है, यहाँ पर नीचे 16 बच गया। 480 गुणे यहाँ पर 20 बचा। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो यहाँ पर कट जाएगा, ये भी यहाँ से 4 से कटेगा, 4 5 20, 4 चौको 16, यहाँ पर 4 से 1 कट जाएगा, एक बार में 2 और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 12 25 60 मतलब 600 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। 600 कौन सा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जी हाँ, अभी हम
जो सॉल्व कर रहे हैं उसको आपको पता होगा कि मैं परसेंटेज का टॉपिक अभी लिया हूँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर करेंगे। तो ऐसे पहले बेस बनाना जरूरी होता है, बनाते समय बेस बनेगा, ये सब समझ में आने लगेगा क्वेश्चन, तो आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी आसान लगने लगेगा। देखो, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है यदि उसकी आय 25% आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। सॉरी, यहाँ पर व्यय है, मैं गलत बोल दिया। व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कहने का मतलब जैसे वो 80 रुपये क्या करता है, व्यय कर देता है, खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाता है तो उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसका बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, बचाता कितने बचत होगा, वो पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 80% व्यय कर देता है तो रमन की आय कितना होगा, और रमन की आय जितना भी होगा लेकिन वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, रमन की आय हमेशा 100% होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना रमन की जो आय है क्या है, 100% है। क्या है, 100% है। ठीक है, इस प्रकार से हमने मान लिया। अब बोल रहा है कि व्यय करता है कितना, 80%। 80 रुपये मतलब 100 रुपया है, मान लेते हैं कि 100 रुपया उसके पास रुपये है, 100 रुपया है। क्यों माने, क्योंकि 100% हम इसको परसेंट नहीं, 100 रुपया मान लेते हैं, और उसमें से 80 रुपया वो जो है वो क्या करता है, वो व्यय कर देता है। 80 रुपया व्यय करता है। अब बचत कितना करता है, यहाँ पर 25% की आय वृद्धि होता है। मतलब जैसे अगर 80 रुपया खर्च कर देता है तो कितना पैसा बच रहा है उसके पास, 20 रुपया बच रहा है, तो 20 रुपये यहाँ पर बचत कर लेता है, मतलब ये बचत हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब अगर उसमें 25% की वृद्धि कर दिया जाता है, कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये पहले से था, माने थे हम कि 100 रुपये उसके पास अर्निंग है, और 25% और वृद्धि हो जाता है तो कितना हो जाएगा, नई उसका इनकम क्या हो जाएगा, यहाँ पर नई आय क्या हो जाएगा, नई आय उसका 125 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 125 रुपये हो जाएगा। अब उसमें से बोल रहा है कि जैसे व्यय कितना करता है, 80 रुपये, तो 80 रुपये में और कितना व्यय करेगा, तो 80 के बाद यहाँ पर देखेंगे प्लस में आपका 8 हो जाएगा। क्यों होगा 8, क्योंकि ये 10% की वृद्धि हुआ है, किसका 10% पर जो है उसका व्यय में वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 80 का 10% कितना हुआ, 8 रुपये हो गया, और वो 8 जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, कौन के, आय के साथ, यहाँ पर नया वाला आय के साथ, यहाँ पर जो व्यय किया है नया वाला में उसमें जुड़ेगा, क्योंकि ये नई व्यय हो जाएगा ना यहाँ पर, तो नया व्यय में आपका जो है जुड़ जाएगा कौन, यहाँ पर 8 रुपये जुड़ जाएगा, ये आपका नया व्यय है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये व्यय हो गया, तो 80 में 8 जुड़े तो कितना हो गया, 88 रुपये हो गया, 88 हो गया। अब बचत कितना किया है, तो देखो बचत करने के लिए यहाँ पर आपको जो है टोटल आय में से हम व्यय को घटा देंगे तो हमारा बचत निकलेगा। देखो 125 से माइनस 88 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ये 37 हमारा क्या आ गया, बचत आ गया। अब यही बचत पर आपको जो है यहाँ पर वृद्धि निकालना है कि कितना का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर शुरू में जो है वृद्धि किस पर निकलेगा, तो बचत पर निकलेगा, मतलब बचत पर वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे ये 37 हो जाएगा, माइनस का आपका 20/20 हो जाएगा, इस प्रकार से बचत के लिए। उसके बाद आपको परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ में से 0 के 7 बटे में यहाँ 20 और ये 100, 1700 हो जाएगा, डबल 0, या फिर ऐसे 0 काट देंगे, इसको काट दो, 2 इसको हम 20 से काट देते हैं, तो 20/25 यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये आपका 17×5 = 85, कितना हो जाएगा यहाँ पर 85%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 85% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है ये वाला सवाल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। हमें बचत निकालना था, तो यहाँ पर जो 37 रुपये बच रहा था उसका जो है 20% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बचत प्रतिशत निकालना है, तो बचत हुआ है उसको हम बचत पर ही निकालेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 85 हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए हैं। उस महीने में उसका वेतन कितना है, वेतन है बताइए, यहाँ पर बोल रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले वो जो है खर्च किया है, वेतन का कितना खर्च किया है, वो जो वेतन है उसका जो है खर्च किया है उन्होंने 35%।
ठीक है, किसी एक्स ने 35% जो है खर्च किया है, और 5% जो है वो क्या कितना की दिया है, बच्चों को दिया है, मतलब शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। और 2011 में उसका जो है यहाँ पर दोनों मदों पर जो है 17,000 रुपये खर्च हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना हुआ, ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, 40। तो यहाँ पर बचत शिक्षा वाला खर्चा हो गया, और यहाँ आपका जो है ऊपर वाला वेतन भोजन पर खर्च हो गया, ये भोजन वाला हो गया, भोजन, और ये आपका शिक्षा पर, भोजन पर 35, शिक्षा पर 5%। ठीक है, अब इन दोनों का कुल खर्च हम 2011 में तो देखेंगे साथ में वेतन के साथ, और 2011 में टोटल खर्चा भी कितना हुआ है इन दोनों का, कुल खर्च जो है यहाँ पर, कुल खर्च 40% हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 35 5 40 हो गया। अब ये 40% पर ये 17,000 का आपको निकाल दो, जितना भी आएगा वो आपका सैलरी हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले ये 40% जो है बराबर किसके बराबर है, तो ये 17,600 के बराबर है। ठीक है, इतना सैलरी उसका बना था। तो हम 100% का निकालते हैं, जो सैलरी है उसका हम निकालते हैं, जो सैलरी होगा उसका, वो उसका सैलरी अपने आप में ही 100% होगा। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट होगा सैलरी। तो हम यहाँ पर 100% का हम उसका निकालते हैं, उसका सैलरी का निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 17,600 और गुणे हमारा जो है 100 हो जाएगा परसेंटेज के लिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका जो है ये 100% यहाँ पर है, लेकिन ये 100% के लिए यहाँ पर आपका जो है सैलरी निकल रहा है, मतलब उसका पूरा सैलरी के लिए यहाँ पर 100 लिखें। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका जो है 40 पर ही आपका निकलेगा, क्योंकि 40 जो है यहाँ पर कुल खर्च है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, इसको हम कट किए, 0 से 1 0 गया, और उसके बाद 4 से हम इसको काट दिए, यहाँ पर 4 चौको 16 हो जाएगा, और ये आपका 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा पूरा, 00 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 000 मतलब 44,000 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 44,000 आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 44,000 रुपये कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है 44,000। ठीक है, कुल खर्च पहले निकालना है, कुल खर्च में उसका जो वेतन है 2011 में बना था उस पर आपको निकाल देना है, जितना उसका वेतन था। ठीक है, तो वेतन हमेशा अपने आप में 100% होगा उसका, उसमें वेतन में थोड़ी खर्च होगा, और जो 40 रुपये जो खर्च हुआ है उसको हम नीचे रखेंगे। आपने प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखोगे, आगे चल के हर क्लास में आपको देखेगा कि क्रय मूल्य नीचे निकलता है, तो इसलिए यहाँ पर जिस पर आपको निकालना रहता है मान, उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। ये सभी सवाल जो है ये सब टाइप है, क्योंकि जैसे मिश्रण वाला टाइप है, अलग अलग प्रकार के जो है टाइप बनता है जनगणना से रिलेटेड, ये सब परसेंट के टाइप होते हैं और इससे सवाल बनता है। देखो 33 नंबर, एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है, अब धातुओं की रजत की प्रतिशतता 3/4% है, तो शेष सीसा है। सीसा अयस्क खान में धातु की प्रतिशतता यहाँ पर पूछ रहा है, धातु में रजत की प्रतिशतता इतना है, यदि इस खान में निकले गए अयस्क का द्रव्यमान 8,000 किलोग्राम है, तो सीसा का द्रव्यमान किलोग्राम में बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि अयस्क की कुल मात्रा कितना है यहाँ पर दिया हुआ है। देखो निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान यहाँ पर कितना दिया है, तो 8,000 दिया है। अब यहाँ पर अयस्क में धातुओं की मात्रा हमें निकालना है, तो यहाँ पर 60% यहाँ पर धातुओं की प्रतिशतता दिया हुआ है, तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर 8,000 हो गया, गुड़े आपका जो है यहाँ पर 60% है, तो 60% के नीचे हटा के 100 डालेंगे। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट किए तो ये कैलकुलेट हो गया यहाँ पर 00 से 10 गया, यहाँ पर 8 छक 48, तो यहाँ पर 4800 हो जाएगा। ठीक है, 4800 किलोग्राम, 4800 किलोग्राम का हुआ अयस्क धातुओं की मात्रा हो गया, ये धातुओं की मात्रा हो गया। अब रजत की मात्रा हमें निकालना है, तो रजत की मात्रा निकालना है तो पहले रजत की मात्रा, रजत जो होगा अपने आप में जितना भी होगा 100% होगा, क्योंकि रजत की मात्रा को हम अलग से निकालेंगे। ठीक है, पहले तो अपने आप में पूरा होगा, 3/4 यहाँ पर जो है वो रजत की प्रतिशतता। ठीक है, तो हम पहले सभी को निकाल लेते हैं। धातु में रजत की मात्रा हम लिखाएंगे, तो रजत की मात्रा जो है यहाँ पर 4800 बटे में आपका 100 हो जाएगा, गुणे में 3/4 हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट किएंगे तो यहाँ पर आप काट दो इसको, 4 एकम 4 दूनी 8, यहाँ पर 1200 हो जाएगा, A0 से A0 खत्म, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 36, यहाँ पर 36 किग्रा आपका यहाँ पर राइट आंसर नहीं, इसको हम घटा देंगे इसमें से, क्योंकि ये रजत की मात्रा है और ये आपका जो है अयस्क धातु की जो है कुल मात्रा यहाँ पर दिया हुआ है खान में से। तो 4800 में से हम क्या करेंगे, 36 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 48 यहाँ पर 47 64 आज का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है
यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर आपका जो है कितना हो जाएगा 4764। तो यहाँ पर आपका जो है 4764, ये आपका जो है किलोग्राम यहाँ पर आपका जो है केजी यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपका राइट आंसर हो जाता है 47 यहाँ पर 64 कौन सा है, तो ये ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर टाइप है, परसेंटेज का टाइप क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे अक्सर। तो हमें इसको जो है बना के हमें प्रैक्टिस करते रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो यहाँ पर छात्र वाला से रिलेटेड है, वो उत्तीर्ण वाला से ये क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों में विफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है यहाँ पर बताइए। तो उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना चाहिए, 40 अंक चाहिए। ठीक है, तो 40 अंक मतलब टोटल अंक कितना है यहाँ पर, इसको हम जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका जो है एक 67 अंक प्राप्त होता है और एक 13 अंक प्राप्त होता है। तो इन दोनों के ये जो 40% है इन दोनों के बराबर है, क्योंकि 67 अंक में वो पास करना होता है, 13 अंक में वो फेल हो गया है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसके बराबर पर मान निकल जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिए 40, अगर वो 13 हल किया होता तो पास हो जाता, मतलब उसका 40 अंक आ गया होता। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 40% बराबर यहाँ पर 67 + 13 इसके बराबर है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है मतलब टोटल यहाँ पर 80 अंक हो जाएगा। 80 अंक लाने के लिए 80 अंक, तो 80 अंक लाएगा, उसके बराबर में कितना है 40%, मतलब 40% के बराबर है 80 अंक। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 100% का निकालना है, मतलब पूरा अंक के लिए निकालना है कितना होगा। तो यहाँ पर सिंपल 80 अंक है, बटे में यहाँ पर 40%, यहाँ पर गुणा में हम 100 कर देंगे परसेंटेज। यहाँ पर ये 40% है, इसको हम यहाँ पर गुणा कर दिए। ठीक है, परसेंट हटा दिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अधिकतम अंक क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम कट कर लेते हैं, ये 0 4 दूनी 8 मतलब 200 यहाँ पर अधिकतम अंक है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, 200 अंक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझे, तो यहाँ पर ये दोनों अंक 80 अंक के बराबर 40% है। अब हम 100 के लिए निकालेंगे तो 40 को नीचे रखेंगे और यहाँ पर आपको जो है ये 100 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो है ये कट जाएगा 80 और यहाँ पर 200 आंसर हो जाएगा। आगे सवाल यहाँ पर जनसंख्या से रिलेटेड है, परसेंटेज वाला। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर 26,010 है। ठीक है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ये तो वही वाला हो गया, मतलब चक्रवृद्धि टाइप से। उस प्रत्येक वर्ष को निकालना है, हर वर्ष का निकालना है कि हर वर्ष वृद्धि होना। जैसे ब्याज क्या होता है, हर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर वर्ष दर बढ़ते जाता है, उसी प्रकार से जनसंख्या भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर परसेंटेज कोई अलग फार्मूला है, ये सेम लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जैसा, फार्मूला वही लगेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2% दर से वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक वर्ष हो रहा है और 2 वर्ष का दे दिया है। ठीक है, तो बढ़ रहा है हर वर्ष, तो जैसे ब्याज बढ़ता है उस टाइप से। तो हम यहाँ पर किसको करेंगे, तो पहले वर्तमान जनसंख्या हम लिखते हैं, तो यहाँ पर 26,010 है। वृद्धि की दर कितना है, तो मतलब ऐसे लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर जनसंख्या हम लिख देते हैं पॉपुलेशन, या फिर जनसंख्या हम लिख लेते हैं, जनसंख्या यहाँ कितना है 26,010 है। और यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है, R बराबर यहाँ पर 2% दिया हुआ है। और यहाँ पर जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितना था, 2 वर्ष पहले यहाँ पर जो है समय 2 दिया है, 2 वर्ष। अब यहाँ पर आपको कैसे लगाना है, तो पहले हमें समझना है कि यहाँ पूछ रहा है कि पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। तो पहले पूछ रहा है मतलब हम इसको मेन निकालना है पहले, जैसे हम मूलधन निकालते हैं, ये जैसे हम इसको मिश्रधन मानेंगे, इसको हम मूलधन, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि पहले क्या थी। जैसे अभी ये वर्तमान जनसंख्या है तो इसको हम बोल देंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में ये ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पहले क्या था मूलधन, उसको यहाँ पर पूछा जा रहा है इस प्रकार से। तो सिंपल ए वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ए बराबर P, उसके बाद 1 + R/100 और यहाँ पर N, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है और यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा आपको, ठीक है, निकालने के लिए। तो ये ऐसे सवाल भी जो है बनता है परसेंटेज में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कितना 26,
010 दिया हुआ है, बराबर पी का हमें मान निकालना है, पहले के जो है जनसंख्या का निकालना है। तो 1 प्लस यहाँ पर आर का मान 2 है, 2 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। और एन का मान यहाँ पर वर्ष कितना दिया है, 2 वर्ष, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम काट दो, यहाँ पर ये 50 बार में कट जाएगा, 50 एक 51, 51 बटे 50 हो जाएगा। अब 51 बटे 50 को हम 2 बार लिखना पड़ेगा, इसका स्क्वायर है यहाँ पर 2 क्योंकि टाइम है ये। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है ये पी हो जाएगा यहाँ पर, और आपका 26,010 दिया हुआ है। क्लियर है, यहाँ तो आपको जो है समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका जो है पी को हम इधर ले आएंगे, और ये जो है 26,010 गुणे हम क्या कर देंगे, इसके साथ इसका गुणा होगा 50 का, तो 50 गुणे 50, और नीचे आपका जो है क्या हो जाएगा 51 गुणे 51। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देखो 50 को यहाँ पर 2 बार लिखना है, 51 को भी 2 बार, इन दोनों का वर्ग है, इसलिए हम इस प्रकार से लिख लिए। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये 51 से कट जाएगा कितना बार में, देखो 51 से ये 510 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, फिर से 51 से काट दो, तो यहाँ पर 51 1 और यहाँ पर 0 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 5 बचे 25 हो जाएगा, 25 और डबल 0 और 1 10 जो जुड़ेगा तो 1 और 0 हो जाएगा, मतलब टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा 25,000। तो ये किसके बराबर होते, पी के बराबर हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 25,000। हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझे, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनाता है। और ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन है तो परसेंटेज का जनसंख्या वाला पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है इस बार उठा देगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज का टॉपिक है। परसेंटेज में जो है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्यों लगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर सवाल में इस प्रकार से सवाल डिजाइन किया गया था ताकि हमें ये सवाल एक जो है फार्मूला लगाना पड़ा, इसलिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एकदम चक्रवृद्धि ब्याज जैसा था, इसीलिए हम ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल किए। क्लियर है, इस प्रकार से। देखो एक और जनसंख्या वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5 वर्ष, देखो पहले वर्ष 5 वर्ष मतलब 105, मतलब पहले वर्ष में 5 वर्ष वृद्धि, दूसरे वर्ष में 6 वर्ष, तो तीसरे वर्ष में 8 वर्ष बढ़ता है, मतलब 3 साल लगातार इतना बढ़ता है। और सब में जो है पहले 100% था, लेकिन इसमें हर साल जो है 5%, 6%, 8% ऐसे बढ़ रहा है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है यहाँ पर दिया हुआ है 12,000। हम कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पर दिया है एक, देखो 1 लाख, हम इसको ऐसे कर लेते हैं 12,0204, ये जो है संख्या दिया हुआ है। और 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी ये पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे, तो बना लोगे, लेकिन आपको जो है कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले 3 वर्ष हम उसको x मान लेते हैं कि 3 वर्ष की जो जनसंख्या है यहाँ पर, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मान सकते हैं, और नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, यहाँ पर मान लीजिए। लेकिन देखो 12,0204 है, ये आपका जो है शहर की वर्तमान जनसंख्या है। अब बराबर जो है x, पहले की जनसंख्या में इतना इतना वृद्धि हुआ था 5, 6, 8, तो सबको यहाँ पर 100% था, 5% की वृद्धि हुआ, 6% की वृद्धि हुआ, 8% की वृद्धि हुआ। तो सिंपल हो जाएगा यहाँ पर 105 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्योंकि 105% हुआ। और ये हो जाएगा 106, तो यहाँ पर भी गुणा करो, यहाँ पर 106 बटे 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी 108 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब मेन चीज़ यहाँ पर कैलकुलेशन की बात आती है। तो सिंपल जैसे हमने पी वाला में देखा था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको जो है करना है। ये x को इधर ले आओ, बराबर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर 12,0204 हो जाएगा, गुड़े आपका जो है ये 100 वाला नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा सब 100 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका 100 गुड़े 100 गुड़े आपका जो है 100। अब बटे में क्या आ जाएगा, ये वाला 105 गुड़े में यहाँ पर इसको हम कट कर लेते हैं। देखो चाहे हम इसको लिख ही लेते हैं, 105 और 106 और 108 लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब हम इसको जो है यहाँ पर कैलकुलेशन, बस इतना ही कैलकुलेशन करना रहता है, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको जो है इसको 21 से काट दो, 21 25, उसी प्रकार से यहाँ पर 20 25 हो जाएगा 100। और ये यहाँ पर आपका जो है ये कट जाएगा आपका 5 3 53 दूना 106, यहाँ पर आपका जो है 50 दूनी 100, ये आपका 2 और यहाँ पर 27, तो यहाँ पर आपका जो है कट जाएगा कितना 25 चौको 100। देखो इस प्रकार से कट गया, क्या क्या बचा यहाँ पर, ये 21 से कटा, यहाँ पर 53 या 27 से कटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेते हैं कितना बचेगा। और बटे में आपका जो है 21 गुणे 53
गुणे में 27, ये बच गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 21 से कट जाएगा 2124, इस प्रकार से कट जाएगा आंसर, यहाँ पर कट जाएगा 21 से। उसके बाद यहाँ पर 53 से कट जाएगा कितने बार में, 108 से कट जाएगा ये, ठीक है, 108 से कट जाएगा। और ये जो 108 है ये जो है 27 से कट जाएगा 4 बार में। तो ऊपर में कितना बचा है यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो इसको हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखोगे ये 20 है, ये 50 है, 1000 हो गया, 1000 गुणे 4, 4000 हो गया। 4000 का गुणा हम किससे कर देंगे, 25 से कर देंगे। कितना हो जाएगा, 25 चौको यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, मतलब टोटल यहाँ पर 1 लाख आसपास हो जाएगा। देखो 1 लाख हो जाएगा, 25 चौको 100 हो गया और 3 0 ये हो गया, ठीक है। ये आपका 1 लाख यहाँ पर आंसर होता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 3 0 और 1 2, 25 को 100 से आया। तो आगे अगला टाइप यहाँ पर देखोगे, ये जो है इस प्रकार से आता है, मतलब क्षेत्रफल वाला में भी आता है। जैसे आयतन निकालना है, वर्ग, वृत्त, इस प्रकार से जो है, तो उसमें भी क्षेत्र परसेंट का सवाल जो है पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो इस प्रकार सवाल बनते हैं और ये सवाल आ चुका है सीजी व्यापम में, तो आपको जो है इसको तैयार रखना है। मीन पटवारी में आया था और जो है व्यापम में अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है। तो सिंपल है, आप देखिए ये लंबाई है होता है, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है आयत में, ठीक है। क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, इस प्रकार से जो है निकाल लेते हैं। तो सिंपल है, हम परसेंटेज 20% की वृद्धि होती है ना, तो उसको हम पहले x मान लेते हैं कि x पहले था, x% लंबाई था और y% जो है चौड़ाई था, ये हम मान लिए। अब वृद्धि किया गया है इसमें कितना परसेंट, देखो यहाँ पर वृद्धि किया गया है, तो इस प्रकार से वृद्धि हुआ है। जैसे देखो ये जो x प्लस y है, ये जो है इन दोनों का लंबाई चौड़ाई हो गया, और इसमें जो है प्लस किया गया है कितना परसेंट, 20 और यहाँ पर आपका जो है 30% की वृद्धि हुआ है। ये परसेंट घटा के नीचे हम 100 डाल देते हैं ऐसे, या फिर इसका एक फार्मूला भी पढ़े होंगे, जैसे इस प्रकार से रहता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, इस प्रकार से आगे परसेंटेज, इस प्रकार से। ये आपका, इस पर आपको जो है रखना है फार्मूला को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इस प्रकार से, तो 20 30 हो गया, बटे में यहाँ पर 100 हो गया, परसेंटेज वाला इधर, इसको हम कोष्टक में रख लेते हैं ऐसे, परसेंटेज यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। एक्स इस सबका मान रख दो, एक्स का मान जगह यहाँ पर 20 रख दो, प्लस यहाँ पर 30 रख दो, और यहाँ पर प्लस 20 गुणे 30, और यहाँ पर आपका जो नीचे 100 हो जाएगा, और इसका जो है टोटल, इसका परसेंटेज है टोटल यहाँ पर। अब यहाँ पर जोड़ दिए तो ये हो गया 50 प्लस, और ये जो हम काट दिए 1 0 1 0 1 0, यहाँ पर 6 हो गया। तो 50 और 6 56, टोटल कितना हो गया 56% यहाँ पर राइट आंसर। 56 यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। देखो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनेगा। ये सवाल ऐसे पूछा जाता है, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, या आपको जो है पता होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक जो होता है ओवरऑल हर चीज़ में जो है काम आता है। इसमें 5% बढ़ गया, उसमें 6% बढ़ गया, ये दीवार 6% बढ़ गया है, तो ये दीवार कितना होगा, ऐसे निकालने के लिए सवाल आता है। तो इस प्रकार जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ये चीज़ें। आगे हम लोग देखते हैं। आगे सवाल भी दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ये सवाल जो है पूछा गया है, तो इसको आप आंसर बताइए क्या होगा। तो देखो हम पहले वृत्त की त्रिज्या जानते हैं, ये जो वृत्त है, ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना होता है, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या में 50% की वृद्धि के पश्चात आर प्लस आर, 50% और बढ़ जाता है यहाँ पर, इसका आधा और, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50% की वृद्धि हो गई, तो नई त्रिज्या हम निकालेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, इसी पर निकलेगा, देखना। आगे त्रिज्या यहाँ पर निकल गया, नई त्रिज्या हम निकालेंगे। नई त्रिज्या में क्या हो जाएगा, तो ये आर है ये वाला, और प्लस में कितना बोल रहा है, 50% की वृद्धि हो जाता है त्रिज्या में। और तो हम 50% को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, इसको जोड़ 50 बटे हम 100 त्रिज्या, ठीक है। ये आपका बढ़ जाता है यहाँ पर, तो टोटल इसका हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो ये आ जाता है कितना, r बटे 1, इस प्रकार से जो है आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नहीं लिखोगे, यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से लिख सकते हो भिन्न का जोड़ के रूप में, तो ये हो जाएगा टोटल 150 बटे में यहाँ पर नीचे 100 r हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेंगे, तो कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2 r आ जाएगा, ठीक है। ये 3/2 हमारा आ गया नई त्रिज्या।
अब क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि त्रिज्या मिल गया तो हमारा क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो त्रिज्या जानते हो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अभी हमने इसके बारे में जाना, तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पहले तो पाई लिखेंगे, आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे आर का मान क्या, 3/2 पाई का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर आर होगा क्योंकि यहाँ पर आर होगा। ठीक है, यहाँ पर आर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर आर लिखते हैं, आर का स्क्वायर। इस प्रकार से हो गया। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई ये हो जाएगा ऊपर में 9, यहाँ पर गुणा कर लो, पाई 9 और नीचे 4 हो जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4 और ये पाई इधर आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल में निकल गया, लेकिन वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि हमें निकालना है। क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है तो हम यहाँ पर 9/4, उसके बाद क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आया हुआ है। इसमें हम जो है जो पहले था क्षेत्रफल उसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए 4 है और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर है तो ये देखो, ये पाई आर को यहाँ कॉमन ले लो, इधर इस साइड हटा दो पाई आर। तो यहाँ पर पाई आर में से पाई आर चला जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर, या फिर कॉमन ले सकते हैं दोनों में यहाँ पर। तो इस प्रकार से हो जाएगा, देखो ये कॉमन ही आएगा यहाँ पर इनमें से, इसमें से। तो क्या बचेगा यहाँ पर 9/4 माइनस का 1 बचेगा और जो निकला हुआ है बाहर क्या निकला हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर निकला हुआ है ये। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर भिन्न का घटाव है, यहाँ पर जैसे 4 है तो नीचे आपका एलसीएम है तो 4 ही आएगा और ऊपर 9 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बचेगा। ये पाई आर को हम यहाँ पर लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंट वृद्धि हम क्या करते हैं, कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, तो 5/4 पाई आर स्क्वायर और नीचे आपका जो है पाई आर स्क्वायर पर ही निकलेगा परसेंटेज, तो पाई आर गुणे में 100% के लिए यहाँ पर। अब इसको हम हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको हम हल कर लो आराम से। तो यहाँ पर देखिए 5/4 है और ये पाई आर से पाई आर चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 5/4 और आपका जो है 100 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये 4 से 100 काट दो, 25 चौको 100 और 25 बचे 125, तो टोटल यहाँ पर 125% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 125 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 125% ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो है परसेंटेज का क्लास ख़त्म होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास देखते हैं। तो आगे जो क्लास है हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है, इसको मैं अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना सभी लोग। कमेंट में कैसा क्लास लगता है जरूर बताइएगा।